हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे कि जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पिछली क्लास में देखा था कि अगर दो पॉइंट चार्जेज हैं Q1 और Q2 तो उनके बीच में फोर्स कितना होगा, मतलब Q1 जो है वो Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा या फिर Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा। इसके लिए हमने कूलॉम लॉ उसकी पढ़ाई की थी। तो कूलॉम लॉ से हमें पता चला था कि फोर्स जो है फोर्स अप्लाइड, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2 एंड वाइस वर्सा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस सेंस में कि ये हमें बताता है कि वो फोर्स लगता ही क्यों है, क्यों अप्लाई किया जाता है वो फोर्स। कि सीधा तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि चार्ज Q1 जो है वो चार्ज Q2 पे फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, क्यों लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में कहीं ना कहीं वो आंसर छुपा है। तो कंसेप्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब आप आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे तो वहां तो ये एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो आज के क्लास को आप काफी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो यहाँ मैंने कुछ चीजें लिखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ लिखा है कि द वर्ड फील्ड टेल्स अस हाउ डज अ डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर वेरी इन स्पेस। देखिए फील्ड जो है वो ऑल्दो कि हम यहाँ की इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट में पढ़ रहे हैं, के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, बट जो फील्ड है उसका कंसेप्ट फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर लगता है। कि एक कोई स्पेस है, उसमें कोई पैरामीटर जो है वो कैसे वैरी कर रहा है, उसके वैरी करने का पैटर्न क्या है, इस पॉइंट पे वो पैरामीटर कितना है, उस पॉइंट पे वो पैरामीटर कितना है। जैसे प्रेशर का भी फील्ड होता है, टेम्परेचर का भी फील्ड होता है, और भी बहुत सारे, ग्रेविटेशन का फील्ड होता है। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो स्पेस में अलग अलग पॉइंट्स पे मान लीजिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि मान लीजिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की हम स्टडी कर रहे हैं। तो स्पेस में किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक इफेक्ट कितना है, दूसरे पॉइंट पे मैग्नेटिक इफेक्ट कितना है, ये जो चीज इफेक्ट जो है वो किस तरह से स्प्रेड आउट है स्पेस में, इस ज्ञान को हमें बताता है फील्ड। उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो क्वांटिटी होती है वो फील्ड होती है। तो हम चूंकि अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे केस में यहाँ लिखा है कि द डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी इन द केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इफेक्ट दैट अ पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस इन इट्स सराउंडिंग्स। क्या मतलब हुआ कि एक पॉइंट चार्ज जो है, हमने अभी क्या देखा कि फील्ड किस चीज को एक्सप्रेस करता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी का जो इफेक्ट है, फिजिकल इफेक्ट है, वो सराउंडिंग्स में, स्पेस में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है उसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस इफेक्ट को बताता है कि एक पॉइंट चार्ज किसी भी और पॉइंट चार्ज पे क्या इफेक्ट डालता है। तो जो हमने पीछे देखा था और इंट्रोडक्शन में मैंने बोला कि एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डालता है, वो उसका इफेक्ट है। तो फोर्स जिस चीज से डालता है, जिस कारण से डालता है, वो इसलिए क्योंकि वो कोई भी पॉइंट चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसको बहुत अर्लियर डेज में फिजिसिस्ट वगैरह ने या साइंटिस्ट कहिए, उन लोगों ने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि द डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी इन द केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इफेक्ट दैट अ पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस इन इट्स सराउंडिंग्स। ठीक। अब है वही, द इफेक्ट ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज द फोर्स दैट इट अप्लाइज ऑन अनदर पॉइंट चार्ज। ये तो मैंने अभी कह ही दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक तरह से एक माध्यम बनता है कि माध्यम, यहाँ आप मत समझिए कि मैं इंग्लिश का जो उसका ट्रांसलेशन है मीडियम, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये इफेक्ट जो स्प्रेड आउट होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, उसको हम फील्ड बोलते हैं। और वो इफेक्ट अपने आप में क्या है, वो इफेक्ट है फोर्स। Q1 ने Q2 पे जो इफेक्ट डाला, क्या इफेक्ट डाला, फोर्स डाला। फोर्स डालने से कुछ ना कुछ उसमें उसकी डायनामिक्स चेंज हुई होगी, है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज के केस में वो इफेक्ट जो है वो उसका फोर्स है। ठीक है। अब है
कि देखिए इसको हम थोड़ा, ये तो हुई एब्स्ट्रैक्ट बातें कि हमने समझने की कोशिश की कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अब चलिए हम इसका कुछ प्रॉपर क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। क्वांटिटेटिव स्टडी का मतलब हम इसके कुछ डिराइव करेंगे कि एक सराउंडिंग है, उसमें एक पॉइंट चार्ज का किसी भी स्पेस में किसी और पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो सारी बातें अब हम मैथमेटिकली कंसिडर करेंगे। उसके लिए हमने मान लिया, हमने कहा कि कंसीडर अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इन वैक्यूम। देखिए ऑल्दो हम वैक्यूम में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि हमारा पॉइंट चार्ज क्यू जो है वो वैक्यूम में है, बट जो भी हम स्टडी करेंगे वो किसी भी तरह के मीडियम में वैलिड होगा। कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना, जो एप्सिलॉन वगैरह जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, परमिटिविटी की वैल्यू। तो खैर अभी समझने के लिए हमने किया कि कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू इन वैक्यूम प्लेस्ड एट द ओरिजिन ओ ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक हमने पॉइंट चार्ज एज्यूम किया जो कि ओरिजिन ओ पे एक स्पेस है, जिस स्पेस में किसी भी पॉइंट को लोकेट, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, मैथमेटिक्स में ही पढ़ा होगा और फिजिक्स में ही पढ़ा होगा। किसी भी जो स्पेस है हमारा 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल स्पेस, उसमें किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। उस रेफरेंस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं कि और उसको मान लेते हैं कि उसका पोजीशन 0 है। उसके रिस्पेक्ट में किसी और पॉइंट का क्या पोजीशन है, कितना डिस्टेंस वगैरह है ये, और फिर कुछ ओरिजिन से इंटरसेक्ट करने वाले कुछ एक्सेस ड्रॉ करते हैं, उनको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस बोलते हैं, और इस पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ है कि हाँ, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू इन वैक्यूम प्लेस्ड एट द ओरिजिन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो आप समझ गए कि एक हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, उसके ओरिजिन पे एक पॉइंट चार्ज डाल दिया कैपिटल क्यू। ठीक, अब क्या है कि इफ अनदर चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट पी विथ ओपी इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो अभी क्या है कि एक दूसरा पॉइंट चार्ज, ये स्मॉल क्यू, एक दूसरा, पहले तो हमने क्या किया, ओरिजिन पे एक पॉइंट चार्ज डाला जिसको हमने डिनोट किया कैपिटल क्यू से। अब एक दूसरा पॉइंट चार्ज लेकर के आए हम लोग सिस्टम में, जिसको डिनोट कर रहे हैं स्मॉल क्यू से, और उसको डाल दिया एक पॉइंट पी पे। तो पॉइंट पी कैसे आप लेंगे, जैसे देखिए यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि मान लीजिए ओरिजिन है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये इसका ओरिजिन है, यहाँ पे ही पॉइंट चार्ज क्यू है कैपिटल। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट पी है, वहां पे स्मॉल क्यू पॉइंट चार्ज डाले, और ये ओपी जो है, ये इसका ओपी इज इक्वल टू आर है। ये आर का क्या मतलब है, ये पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा पहले, तो मैं बार बार हर कंसेप्ट को क्या रिवाइज करूं, आई होप कि आपको अभी तक याद होगा कि पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं। तो ये स्मॉल आर से, जो स्मॉल आर वेक्टर है, इससे हमने पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर डिनोट किया है। पॉइंट पी क्या, कौन सा पॉइंट है, ये वही पॉइंट है जहां पे स्मॉल चार्ज, मतलब दूसरा पॉइंट चार्ज जो स्मॉल क्यू से डिनोट किया गया है वो रखा हुआ है। देन अब जब ये कंडीशन होगी तब क्या होगा, देन द चार्ज क्यू विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन क्यू एज पर कूलम्ब्स लॉ। ये तो आपसे पढ़ा है पिछली क्लास में कि दो पॉइंट चार्जेज हैं, तो एक चार्ज दूसरे पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, जो हमें कहाँ से मिलेगा, कूलम्ब्स लॉ से मिलेगा, है ना। तो वही बात अब यहाँ कही जा रही है। ठीक, नाउ देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट और कनेक्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस q एंड q, then also this force is acting on q। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि मैकेनिक्स का मतलब वो न्यूटन्स लॉ वाला उस समय, कि फोर्सेज जो है वो लगाने के लिए कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक बुक आपके टेबल पर रखा हुआ है, तो फिजिकल कांटेक्ट है, इसलिए टेबल भी फोर्स, टेबल भी बुक पे फोर्स लगा रहा है, कांटेक्ट फोर्स, और बुक भी टेबल पे कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है। हालांकि आप ग्रेविटेशन में पहले ही पढ़ चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए तो उनका फिजिकल कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। बट एनीवे बहुत सारे फोर्सेस ऐसे होते हैं जिसमें फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी होता है। बट इस केस में यहाँ पे क्या है कि हम क्या देख रहे हैं कि जो दोनों पॉइंट चार्ज है उसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, फिजिकली एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, फिर भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फील्ड
को आप इस एक तरह ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई किसी पर्टिकुलर तरह का फील्ड होता है तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है विदाउट कमिंग इनटू टच विथ ईच अदर। जैसे कि ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन आपने क्लास 11 में पढ़ा है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है विदाउट एक दूसरे को टच किए हुए। क्यों? क्योंकि वहां भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। ठीक है, एनीवे now this Coulomb force acts without any physical contact between Q and Q because capital Q produces the electric field in its surroundings। यही बात वही मैंने कही है ना। And it is this electric field via which the force acts on Q। तो अब आप समझ गए होंगे, फील्ड का कांसेप्ट तो बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। Now the electric field produced by capital Q will still be there when charge Q is removed। इसका क्या अर्थ हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। अभी तक के डिस्कशन से आपको ये हो सकता है आपने ये समझ लिया होगा कि कैपिटल क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिफाइन करने के लिए स्मॉल क्यू का होना जरूरी है। मतलब जो कैपिटल क्यू मतलब पॉइंट चार्ज क्यू जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो किसी दूसरे पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। शायद आपने ये समझ लिया होगा, बट ये ट्रू नहीं है। जैसे ही कोई पॉइंट चार्ज है या कोई सा भी चार्ज है उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्रिएट करेगा ही करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि दूसरा पॉइंट चार्ज है या नहीं। दूसरा पॉइंट चार्ज आने से हम ये बताते हैं बस कि दूसरा पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा, है ना। वो पॉइंट चार्ज वहां रहे या ना रहे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रहेगा। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा है, आप वहां पे रहें चाहे ना रहें, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा है। उसी तरह से पॉइंट चार्ज का या किसी भी प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा है। दूसरा कोई पॉइंट चार्ज वहां है या नहीं है उसके सराउंडिंग में, ये फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत ही प्रोफाउंड एक कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे हमेशा दिमाग में रखिएगा, है ना। Now the electric field produced by the charge capital Q at a point R is given as, now मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। एक पॉइंट चार्ज कैपिटल Q है, उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की जाएगी एक पॉइंट पे जिसका कि पोजीशन वेक्टर R है, वो ऐसे दिया जाएगा। इसको डिनोट करेंगे कैपिटल E से, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेक्टर सिंबल है। और ये ब्रैकेट के अंदर जो पैरेंथेसिस के अंदर स्मॉल r वेक्टर जो है वो डिनोट कर रहा है इस फैक्ट को कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक ऐसे पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं जिसका पोजीशन वेक्टर r है। ठीक है, और जिसके द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, जिस चार्ज के द्वारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जा रहा है वो चार्ज खुद ओरिजिन पे है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। और ये r, ये जो सिंबल है r के ऊपर हैट वाला, आपको पता होगा ये यूनिट वेक्टर है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, जो ये सीधे r इस तरह से लिखा हुआ है विदाउट एनी वेक्टर सिंबल, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर है। और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होगा, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर। क्योंकि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन वही होता है जो उस वेक्टर का डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, इसलिए उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर के टर्म में यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर दिया। कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो वाले इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक पॉइंट चार्ज के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, जो पॉइंट चार्ज खुद ओरिजिन पे है। और कहाँ पे हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो एक ऐसे पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट चार्ज से r के बराबर है। ठीक है, तो ये है 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, जो पोजीशन वेक्टर है उसका डायरेक्शन। ठीक, अब है द फोर्स ऑन चार्ज Q एट पॉइंट R इज गिवन बाय, हमने देखा है कूलॉम्स लॉ में कि जो फोर्स होता है, अब जो कैपिटल चार्ज Q है और मान लीजिए ये ओरिजिन पे कैपिटल चार्ज Q है और पॉइंट P पे स्मॉल चार्ज Q है, तो फोर्स इस पे कितना होगा, वो फोर्स यहाँ दिया गया है 1/4πε0 दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय उनका डिस्टेंस का स्क्वायर। और अगेन ये डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का, जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है, इस चार्ज से उस चार्ज की तरफ, है ना।
तो ये हमने पिछली ही क्लास में देखा था। बाय द वे, अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप वापस जाके चैनल पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो चार्ज Q ऑल्सो exerts the same force on Q but in opposite direction। ये हमने, इस सब बातें हमने पीछे देखी है। Thus आप देखिए इस फॉर्मूला से देखिए F को, जो इतनी इसमें इस क्वांटिटी में से अगर स्मॉल q इस पार्ट को हटा दिया जाए तो इतनी जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है वो क्या है? वो सिंपली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको क्या मिल गया? फोर्स जो है दैट इज Q टाइम्स E। मतलब फोर्स, कौन सा फोर्स? जो इस पॉइंट चार्ज Q पे है, स्मॉल चार्ज Q पे, ठीक है। तो Q पे स्मॉल चार्ज में बार बार कहते रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि पॉइंट चार्ज इसको डिनोट कर रहे हैं स्मॉल Q से। तो स्मॉल Q पे जो फोर्स लग रहा है वो, उसका वो कितना होगा? वो पॉइंट चार्ज यानी कि स्मॉल Q मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, जहां पे भी वो पॉइंट चार्ज है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट चार्ज की वैल्यू को, तो हमें वो मिल जाएगा कि उस पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया। तो फ्रॉम द अबव वी गेट द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज न्यूटन पर कूलम्ब। यहाँ देखिए, यहाँ से हमें क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड के टर्म में मैं बस अभी लिख रहा हूँ, तो हमें मिलता है E इज इक्वल टू F बाई Q। F की SI यूनिट है न्यूटन, F फोर्स है, और Q की SI यूनिट है कूलम्ब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें SI यूनिट मिल गई न्यूटन पर कूलम्ब। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इसकी एक दूसरी भी ज्यादा मोर कन्वीनियंट यूनिट है, बट ये भी यूनिट है, ठीक है, न्यूटन पर कूलम्ब। नाउ इफ इन द इक्वेशन F इज इक्वल टू QE, Q इज यूनिटी, Q मतलब स्मॉल q जो है वो, Q is unity, then the force on Q due to Q becomes numerically equal to the electric field produced by Q at the position of Q। इतनी सारी बातें मैंने कह दी, मतलब समझिए क्या है कि अगर इस वाले इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसमें आप इस चार्ज को, जो Q है, ये अगर 1 कूलम्ब हो जाएगा तो F कितना हो जाएगा? न्यूमेरिकली इज इक्वल टू E हो जाएगा। फोर्स की वैल्यू जो है, फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है स्मॉल q पे, उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही हो जाएगी। वहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर तो ये पॉइंट चार्ज जिसपे हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो खुद 1 कूलम्ब के बराबर है, तो मतलब यूनिटी है, तो है ना, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस कंसेप्ट से हमें क्या मिला? हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, क्योंकि जो पॉइंट चार्ज Q है वो पॉइंट P पे है ना। सो दस वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट ऑरिजिन। कैपिटल Q जो कि ऑरिजिन पे है उसके द्वारा जो क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि हम मेजर कर रहे हैं एक पॉइंट P पे, उसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं एज द फोर्स दैट इट exerts, इट मतलब कैपिटल Q exerts on a unit charge placed at P। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी कि जो स्मॉल q था उसको हमने 1 कूलम्ब अगर बना दिया तो स्मॉल q पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कैपिटल Q, वो हो जाता है न्यूमेरिकली इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। देयरफॉर वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड created by capital Q at any point P is equal to the force applied by capital Q on small q when it is placed at point P। ठीक है, ये बात हो गई। इसको ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब हम लोग क्या कहते हैं कि जो पॉइंट चार्ज Q है, कैपिटल Q, उसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं, क्योंकि इस चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ उसको हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए कैपिटल Q को सोर्स चार्ज कहते हैं। और जो स्मॉल q है उसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं कि स्मॉल q हमने डाला, स्मॉल q को मान लिया 1 कूलम्ब, और उसको किसी भी पॉइंट पे डाला जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था, तो वहां पे उस चार्ज को जिसकी वैल्यू 1 कूलम्ब है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, उससे हमें पता चल जाएगा कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। इसलिए इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, और जो कैपिटल Q जो ओरिजिन पे है उसको सोर्स चार्ज कहते हैं।
यहाँ मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, रिमेंबर द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। वही बात कि टेस्ट चार्ज हो या ना हो, स्मॉल क्यू वहां पे हो या ना हो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसको मेजर करने के लिए हम लोग टेस्ट चार्ज लगा सकते हैं, है ना। अदरवाइज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये टेस्ट चार्ज से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। टेस्ट चार्ज वहां हो या ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां होगा ही होगा। ठीक है। The numerical value of electric field only depends on the position r of the point where it is considered. ठीक है। The numerical value of electric field, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस r। मतलब एक सोर्स चार्ज है और यहाँ दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये सिर्फ डिपेंड करेगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का। सोर्स चार्ज की क्या पोजीशन है और किस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, बस इसी पे डिपेंड करता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। At all points in space at a distance r from the source charge q, the numerical value of the electric field remains same. अभी आपने देखा है कि फॉर्मूला कहाँ गया, फॉर्मूला था ये वाला। ठीक है। तो इसमें आप देखिए, सॉरी ये तो फोर्स का हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला था। ठीक है। अब इसमें देखिए, ऐसे सोर्स चार्ज अगर ओरिजिन पे है तो इसके अक्रॉस अगर आप एक 3 डायमेंशनल, ये चूंकि प्लेन जो है 2 डायमेंशनल है मेरे टैब का प्लेन, इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 2 डायमेंशनल सर्किल के फॉर्म में। आप इमेजिन कर लीजिए एक स्फीयर है, मतलब एक पॉइंट चार्ज है, इसके अक्रॉस आप एक स्फीयर ड्रॉ कीजिए r रेडियस का। तो उस सरफेस पे, उस स्फीयर के सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा। डायरेक्शन चेंज हो रहा है बट उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा सेम होगा, क्योंकि उस हर पॉइंट पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी सेम है और कैपिटल क्यू तो खैर सेम है ही। तो एक ही पैरामीटर जो वेरी कर रहा है वो है डिस्टेंस, जो कि इस केस में वो भी वेरी नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं स्फीयर के सरफेस को जिसका रेडियस r है। तो उस स्फीयर पे हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। वही बात मैंने यहाँ लिखी थी जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे थे। हाँ, ये बात वही मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। देखिए यहाँ पे कैपिटल क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड r डिस्टेंस पे, तो जितने भी पॉइंट हम लेंगे r डिस्टेंस पे, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, कहीं भी पे भी हो, है ना, हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हैज स्फेरिकल सिमेट्री, है ना। ये स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब वही हो गया कि एक स्फीयर अगर है तो एक स्फीयर अगर है जिसके सेंटर में एक पॉइंट चार्ज है, तो उस स्फीयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम ही होगा, तो वो सिमेट्रिक हो गया, है ना, स्फेरिकल सिमेट्री हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। If the source charge is positive, the electric field points radially outwards. क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई ये सोर्स चार्ज क्या है, वही जिसके द्वारा क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो सोर्स चार्ज अगर मान लीजिए पॉजिटिव है, प्लस क्यू है, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम प्लस क्यू अगर डालेंगे, है ना, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो रेडियली आउटवर्ड ही लगेगा ना। यहाँ पे भी कोई डालेंगे, मान लीजिए प्लस क्यू टेस्ट चार्ज अगर डालेंगे तो फोर्स यहाँ पे किधर लगेगा, रेडियली आउटवर्ड लगेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, देखिए हमने क्या देखा था, E इज इक्वल टू F/Q। तो इस Q पे कितना फोर्स लग रहा है, ये F लग रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। और फोर्स हमने देखा था जब हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे थे, तो फोर्स क्या होता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, तो इधर क्या होगा, इससे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये फोर्स होगा, तो फोर्स इधर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, तो रेडियली आउटवर्ड होगा।
तो ये हो गया। और अगर सोर्स चार्ज जो है वो माइनस क्यू है, तो माइनस है, तो अगेन यहाँ पे आप डाल के देखिए, प्लस क्यू एक डालिए, तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाइड होगा वो टुवर्ड्स क्यू होगा, जो माइनस क्यू है ना, उसकी तरफ, क्योंकि रेडियली इनवर्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे चल के अगली क्लास में जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट वहां पे यूज होगा कि if the source charge is positive, the electric field points radially outwards, or if the source charge is negative, the electric field points radially inwards. ठीक है, ये हो गया। अब है कि अभी तक तो हमने पढ़ा कि एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू या माइनस क्यू जो भी है, उसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्पेस में। अब है कि एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, कहीं भी एक सिंगल पॉइंट चार्ज का मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कहीं भी होता है तो एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस होता है, या नहीं तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन खैर हम लोग आगे की कुछ क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी के लिए हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं पॉइंट चार्ज पे। यहाँ मान लीजिए एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस है। सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस कहने का क्या मतलब है, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 अप टू Qn, n पॉइंट चार्जेस है, Q1, Q2 अप टू Qn, और उन सारे पॉइंट चार्जेस का पोजीशन वेक्टर भी है। जैसे Q1 के लिए पोजीशन वेक्टर है R1, Q2 के लिए है पोजीशन वेक्टर R2 एंड सो ऑन, है ना। तो अगेन जो पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन जो होगा विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन होगा, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये जो सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस है जिसमें n पॉइंट चार्जेस है, तो यहाँ पे एक सिस्टम है ऑफ पॉइंट चार्जेस है, किसी दूसरे पॉइंट पे वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस मिलकर जो है कलेक्टिवली एक दूसरे किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो वो है वही लिखा है कि देन द इलेक्ट्रिक फील्ड E at point P due to this system of charges is given by ER is equal to E1R plus E2R plus so on up to ENR। इन सब का क्या मतलब है, E1R का क्या मतलब है, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पे पॉइंट चार्ज Q1 कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, उसी, और E2 का क्या मतलब है, उसी पॉइंट पे पॉइंट चार्ज E2 कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। E3R का क्या मतलब होगा, उसी पॉइंट पे पॉइंट चार्ज Q3 कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, एंड सो ऑन अप टू ENR। ENR का मतलब क्या होगा, जो पॉइंट चार्ज Qn है वो उसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। जब इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यूज को हम लोग वेक्टर सम करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे जब इन सभी चीजों का, तो हमें जाकर के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वहां पे जहां पे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये कैसे आता है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने देखा था जब हम लोग कूलॉम लॉ पढ़ रहे थे कि एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज है, तो वो किसी और चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, है ना। तो वहां हर एक इंडिविजुअल पेयर जो है पॉइंट चार्जर का वो कंसिडर किया जाता था कि कोई पॉइंट चार्ज Q है, उस पर Q1 ने कितना फोर्स लगाया, प्लस उस पर Q2 ने कितना फोर्स लगाया, उस पर Q3 ने कितना फोर्स लगाया, इसको सबको सम करते थे, है ना। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था, तो उसी से यहाँ पे अप्लाई हो गया, तो हमें इसलिए ये इक्वेशन मिल गया, है ना। तो इसलिए हमें फाइनली जो है हम सबका इक्वेशन अगर लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, E1 होगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 by R1 P स्क्वायर, और यहाँ जो है यूनिट वेक्टर है R1 P। तो R1 P क्या है, पॉइंट चार्ज Q1 से जो पोजीशन R है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसकी डिस्टेंस कितनी है ना, पॉइंट P जो है उसका कितना डिस्टेंस है, तो R1 P है। उसी प्रकार से E2R कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2P स्क्वायर, और R2P का पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R2P कितना हो जाएगा, पॉइंट चार्ज Q2 से पॉइंट P की कितनी दूरी है। उसी प्रकार से En का हमने लिख दिया। इन सारी चीजों को जब सम करेंगे तो जाके हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, है ना। इस तरह का एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उस पॉइंट पे,
तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n क्यू आई बाई आर आई टी स्क्वायर आर आई टी पोजिशन वेक्टर। आई की जगह आप 1 डालेंगे तो Q1 का टर्म मिलेगा, आई की जगह 2 डालेंगे तो Q2 का टर्म मिलेगा, एंड सो ऑन अप टू n, क्योंकि पॉइंट चार्जेस कितने हैं, n पॉइंट चार्जेस है। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे मिल गया इसी पॉइंट पे। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक आध प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं जिससे हमें और थोड़ा पकड़ मजबूत हो। तो चलिए यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलॉम। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। कितनी हाइट, कितने मतलब यहाँ पे हाइट है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ मोशन है, तो इसमें हाइट की बात की गई है। तो कितना हाइट मूव किया, 1.5 सेंटीमीटर, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलॉम है, एज शोन इन फिगर ए बिलो। फिगर ए यहाँ पे ये वाला है। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है ना। तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना। तो ये जो एरोज ड्रॉ किए गए हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उससे हमेशा ऑपोजिट मूव करेगा, है ना। तो ये अपोजिट यहाँ मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ फॉल है इसका। और ये डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है वो इसको हम लोग h मान लेंगे। तो ये h इज इक्वल टू कितना था, जो भी था, ये शायद 1.5 सेंटीमीटर था। आगे देखते हैं, 1.5 सेंटीमीटर, हाँ शायद, हाँ 1.5 सेंटीमीटर। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाले एरो जितने हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलॉम है। The direction of the field, now the direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and the proton falls through the same distance as shown in figure B below. तो वही यहाँ इस वाले केस में क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी गई। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ बॉटम टू टॉप थी, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम है। और पहले एक नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें मूव कर रहा था ऊपर से नीचे, अब एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन मूव कर रहा है ऊपर से नीचे। डिस्टेंस सेम है, h इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम ही है, 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलॉम। नाउ है क्वेश्चन हमसे पूछता है कि कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। कितना टाइम लेगा इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे तक आने में और कितना टाइम लेगा प्रोटॉन ऊपर से नीचे तक आने में, ये हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू। कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विथ दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। ठीक है, चलिए हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन को सॉल्व करते हैं। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, लेटस कंसीडर द फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ तक का फॉल हुआ। ये फॉल है h इक्वल टू 1.5 cm। अगर मान लीजिए रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसको मैं u मान रहा हूँ, u इज इक्वल टू 0 थी, है ना। और टाइम भी यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे। तो टोटल टाइम जो लिया, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ t e। और इलेक्ट्रॉन का ये मोशन है, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है, ये डाउनवर्ड है। इस पे फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो भी डाउनवर्ड हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हालांकि अपवर्ड है। ठीक है, इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो डाउनवर्ड होगा। तो राइट, तो अब क्या है कि हाँ, तो हाँ, आपको पता है कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा क्लास 11 में, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। यहाँ TE है, तो इस वाले में हम डालेंगे तो S कितना है हमारा, H है। H इक्वल टू, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ यहाँ नीचे, हमारा क्या हो जाएगा,
h इज इक्वल टू 0 इंटू टीई, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना, प्लस हाफ ए ई टी स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर आ जाएगा h इज इक्वल टू हाफ ए ई टी स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर टी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई ए ई। ए ई कितना है? इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, अभी हम कैलकुलेट करेंगे उसे, घबराइए नहीं। ठीक है, तो इस अब हमें फाइनली मिल जाएगा टी ई इज इक्वल टू 2h बाई ए ई। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। अब देखिए ए ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है, तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है और फोर्स कितना लग रहा है वो पता है। तो हम लोग देखिए इलेक्ट्रॉन का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो F फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देयरफॉर acceleration of electron is equal to force of on electron divided by mass of electron is equal to force कितना लग रहा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है अभी, तो यहाँ फोर्स कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है। ठीक है, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, और उसके ऊपर मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्यू, क्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय एम ई, ये आपका एक्सेलरेशन मिल गया। अब इस चीज को, ये जो राइट हैंड साइड में यहाँ हमें मिला, इसको आप जाकर के पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो हमारा क्या आ जाएगा, देयरफॉर टी ई इज इक्वल टू कितना था, 2h बाई ए ई का स्क्वायर रूट 2h बाई ए ई। अब ए ई की वैल्यू ये वाली डाल दीजिए, इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाई क्यू ई ई टाइम्स न्यूमरेटर में एम ई आ जाएगा। ठीक ठीक है, ये हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट है ना। अब आपको सारी वैल्यूज पता है, आपको यहाँ इंसर्ट करना है। देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू, वैल्यू डालते जाइए, 2 इंटू 1.5 सेंटीमीटर में है, इसको एसआई में कन्वर्ट कीजिएगा, तो 1.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 टू द पावर -2 मीटर, है ना। मास आपको पता है इलेक्ट्रॉन का, ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। ध्यान रखिएगा, आप जो भी यहाँ यूज करें वो एसआई यूनिट्स में ही वैल्यू डालें, ये नहीं कि इसको आपने ग्राम में डाल दिया मास को और डिस्टेंस को डाल दिया सीजीएस में। आप सारी एक ही यूनिट यूज करें, प्रेफरेबली एसआई यूनिट यूज करें आप। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या क्या था, क्यू ई। तो क्यू का मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन पे वो कितना होता है, बस यहाँ हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे देखना पड़ेगा, मैं भूल गया वैल्यू कितनी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड था 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ मैं डाल दे रहा हूँ वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 4 और इस पूरे का स्क्वायर रूट। अब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो देखिए वैसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपली, ये देखिए 2 इंटू 1.53 हो जाएगा, इंटू 9 है अप्रोक्सीमेटली, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू कह रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, 3 इंटू 9 तो 27, और यही है ना, 2 इंटू 1.53 हो गया, 3 इंटू 9 27 हो गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाई आ गया ये 32, है ना, इंटू यहाँ देखिए ऑर्डर जो बचेगा आपके पास वो बचेगा, ये ऊपर में -33 37, तो 10 टू द पावर -37 इंटू 10 टू द पावर 19, ये स्क्वायर रूट। ठीक, तो इज इक्वल टू 27 बाई 32, एक्चुअली में ये 3.2 है, यहाँ ये 3.2 है, देखिए 1.6 इंटू 2 है तो 3.2 होगा, है ना। तो 27 बाई 3.2
इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻−18, इसका ऑर्डर आएगा। अब ये वैल्यू का स्क्वायर रूट आप निकाल लीजिएगा कैलकुलेटर से, जो भी आएगा, तो मतलब ये कोई चीज इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड आएगा। टाइम ऑफ flight of electron, the time that the electron takes to fall through is equal to इतना, मतलब ऑर्डर जो है 10⁻⁻9 सेकेंड का है। आप प्रोटॉन का भी सेम तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, तो टाइम बाय प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 2h_m_p मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय कितना था, क्या क्या था क्वांटिटी, क्यू प्रोटॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर रूट। जब आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 1.5 10⁻⁻2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1. अगर मुझे ठीक से याद है तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये हो गया, डिवाइडेड बाय चार्ज तो उतना ही होता है प्रोटॉन पे जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रिक फील्ड था 2 इंटू 10⁻4। ये जब आप करेंगे तो ये आपको मिलेगा कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 सेकेंड। तो टाइम ऑफ प्रोटॉन आपको ये मिल जाएगा, कितना टाइम लिया प्रोटॉन ने नीचे ऊपर से नीचे तक आने में। तो कंपेयर अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा जल्दी ऊपर से नीचे आ जा रहा है, मतलब 10⁻⁻9 सेकेंड ही ले रहा है, और प्रोटॉन ऑन द अदर हैंड ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है, 10⁻�7 सेकेंड ले रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स में जो जो पॉइंट चार्ज का मास ज्यादा है वो ज्यादा टाइम ले रहा है फॉल करने में, है ना। तो क्योंकि प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है, यहाँ देखिए 10⁻⁻27 kg है, और इलेक्ट्रॉन का मास था 10⁻31 kg, तो 4 ऑर्डर का डिफरेंस है मास में। तो जो ज्यादा मैसिव पॉइंट चार्ज है उसको ज्यादा टाइम भी लग रहा है ऊपर से नीचे आने में, तो ये हुआ। लेकिन ग्रेविटी जो होता है, अगर ग्रेविटी वाला आपको टाइम निकालना होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कितना जल्दी गिरेगा, तो वहां कितना हो जाता, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन या टाइम ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होता, वो कितना होता, क्या था, 2h/AE, AE ही था ना, AE। और एक्सेलरेशन दोनों केस में क्या था, 2h/एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, खत्म। तो वहां मास का कोई बारी आई ही नहीं। तो इसीलिए ग्रेविटी के कारण जो फ्री फॉल होता है उसमें मास, ऑब्जेक्ट के मास का कोई रोल नहीं है वैक्यूम में, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो फॉल हो रहा है उसमें मास का रोल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आप ये ध्यान दीजिए कि हमने ये वाला कैलकुलेट करने में जो टाइम दैट द इलेक्ट्रॉन टेक्स टू फॉल थ्रू द डिस्टेंस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, ये वाले कैलकुलेशन में और ये टीपी वाले कैलकुलेशन में भी हमने इन दोनों पे, ना तो इलेक्ट्रॉन पे और ना प्रोटॉन पे, हमने ग्रेविटी को कंसीडर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन है वो बहुत कम है। ये देखिए एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है जी की वैल्यू। यहाँ जब आप एक्चुअली में एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे ना तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। आप करके देख सकते हैं एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन कितना होगा, ये वैल्यू थी ना एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन, एक सेकेंड, नहीं ये टीई था ना, मैं गलत लिख दिया यहाँ पे, ये टीई था। एक्सेलरेशन तो यहाँ था। जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे क्यू ई और सारी चीजें आपको पता है, मतलब देखिए मैं यहाँ करके देखता हूँ, ऑर्डर देखते हैं कितना होगा एक्सेलरेशन का। तो देखिए यहाँ क्यू ई कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ई कितना है 2 इंटू 10⁻4 और डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻31। अब इन चीजों को अगर आप जाने भी दें, मतलब मान लीजिए ये कितना है 3.2 डिवाइडेड बाई 9.1,
है ना। लेकिन ऑर्डर जो है आपका वो खतरनाक है यहाँ पे। ऑर्डर है 10⁻16 का, है ना, वही है ना। हाँ, कहाँ तो ये एक्सेलरेशन जो है ये चलिए 1/3 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 1/3 इंटू 10⁻16 अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर जो आएगा 10⁻15 का आएगा। और उधर जो ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन है वो 10 का है। तो 14 ऑर्डर का एक्सेलरेशन में डिफरेंस है ना। प्रोटॉन में करेंगे तो थोड़ा सा कम इससे एक्सेलरेशन आएगा, बट दैट स्टिल विल बी वेरी मच हायर इन कंपैरिजन टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो फॉल हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, इसमें ग्रेविटी का जो भी रोल है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है नहीं, है ना। तो ये हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जिसके में हमारे कई सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हुए। अब एक और क्वेश्चन है, देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻8 कूलम एंड -10⁻⁻8 कूलम, मतलब 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, उसमें से दोनों का चार्ज की वैल्यू जो है वो सेम है, बट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है। दे आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स A, B एंड C shown below। तो यहाँ ड्रॉ करके प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है, ये कंडीशन है आपका। पॉइंट चार्ज Q1 यहाँ है, पॉइंट चार्ज Q2 यहाँ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.1 है ना, 0.1 मीटर है, वो भी ड्रॉ किया हुआ है। आपको पॉइंट ए पे, जहाँ पे ए ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ए पे, पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके करते हैं। अब देखिए जो पॉइंट ए है हमारा ए, इस पे Q1 जो फोर्स लगाएगा, Q1 क्या है, Q1 पॉजिटिव था, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो मैं इसको प्लस लिख दे रहा हूँ, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो Q1 पे, Q1 जो है ए पे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था ना, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो जो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा Q1 के कारण, यानी कि मैं लिख रहा हूँ E1, E1 एट ए, वो इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। और Q2 पे भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो Q2 पे भी इसी डायरेक्शन में होगा, ये E2A, क्योंकि Q2 एक नेगेटिव चार्ज है ना। तो अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड होता है। तो यहाँ पॉइंट ए पे आपको Q1 जो कि पॉजिटिव है इसलिए इस डायरेक्शन में होगा, और Q2 चूंकि नेगेटिव है इसलिए इस डायरेक्शन में होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। अब देखिए, दोनों पॉइंट चार्जेस से Q1 से ए की दूरी है 0.05 मीटर और Q2 से भी ए की दूरी है 0.05 मीटर, तो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, है ना। तो देयरफॉर नेट फोर्स एट ए, और दोनों डायरेक्शन तो हमें पता चल ही गया, तो अब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। तो हमें पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ये होगा E1A प्लस E2A, मतलब ये, हाँ E2A, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 बाई ये RA मैग्नीट्यूड बस मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 1/4πε0 Q2 बाई ये R1 होगा, ये R1² और ये R2², ठीक। तो यहाँ देखिए इस केस में R1 भी R2 भी बराबर है, Q1 और Q2 भी बराबर है, therefore EA इज इक्वल टू 1/4πε0, मैं Q1 और Q2 बराबर है तो मैं एक ही उसमें से मान ले रहा हूँ कि Q1 है मान लो, तो यह इज इक्वल टू मैं Q कर देता हूँ, इज इक्वल टू R कर देता हूँ, जहाँ पे Q है आपका 10⁻⁻8 कूलम, यहाँ Q की बस मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन हमने कंसीडर कर लिया जब हम नेगेटिव चार्ज कंसीडर, मतलब नेगेटिव चार्ज है इस बात को हमने कंसीडर कर लिया
जब हम डायरेक्शन का पता लगा रहे थे, तो है ना, वो इनकॉर्पोरेट हो गया वो इंफॉर्मेशन। और ये आर कितना है, 0.05 मीटर। तो क्यू बाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि ये क्वांटिटी सेम है, ये क्वांटिटी सेम है, तो ट्वाइस हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, इस ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना है, 10⁻−8 कूलम्ब है। आर कितना है, 0.05 था, 0.05 इंटू 0.05 इंटू 2, है ना, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा। ये हो जाएगा आपको 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और ये डिवाइडेड बाई 25 इंटू ये 5 इंटू 10⁻−2 है ना, तो 25 इंटू 10⁻−4, और ऊपर में बचा 10। ठीक है, तो 18/25 कितना हो जाएगा, जो भी लगा लीजिए हिसाब किताब, मतलब बेसिकली 180/25 है, तो 180/25 अप्रोक्सीमेटली 7 हो जाएगा, है ना। 7 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलॉम, ई ए, ये आपको मिल गया। डायरेक्शन आपको पता ही है कि टुवर्ड्स Q2 डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। अब चलिए ई बी पता करते हैं कि लेटस कैलकुलेट ई बी। ठीक, तो ई बी जो है वो आपका, देखिए कहाँ गया ई बी इतना, हाँ इस पॉइंट पे। अब देखिए इस वाले पॉइंट पे Q1 कितना होगा। Q1 जो है अगेन रेडियली आउटवर्ड होगा, ये B है तो ये Q1 होगा, सॉरी E1। E1 जो है, E1 एट B इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 जो होगा वो इधर की तरफ होगा, है ना, तो वो ऐसे हो जाएगा। ये आपका E2 एट B, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 एट पॉइंट B। अब इसको हम लोग लिखते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ कन्वीनियंस के लिए, कि ये देखिए B है, ये Q1 है, और ये Q2 है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो यहाँ पे जो आपका E1 होगा, चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट B, वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 एट B वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। ये मैं लिख दे रहा हूँ E2B, और ये डिस्टेंसेज आपको पता है कि ये डिस्टेंस 0.05 मीटर है ना, ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस तो आपका 1 मीटर था, तो टोटल इससे यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर। ठीक, यही था ना, एक बार डायग्राम देख लेते हैं। हाँ सॉरी, ये 0.1 है ना, तो ओके मैंने ये गलत लिख दिया इन्फॉर्मेशन, ये 1 मीटर नहीं था, ये 0.1 मीटर था। तो 0.1 प्लस 0.05, ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.15, है ना। ये सब SI यूनिट में है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। ठीक है, ठीक से लिख दूं मैं, ये 0.1 मीटर है ये डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट B विल बी इक्वल टू E1B प्लस E2B। अब देखिए डायरेक्शन आपको बहुत आराम से पता लग सकता है कि डायरेक्शन किधर होगा। E1B का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा E2B से। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस Q2 से जो डिस्टेंस है पॉइंट B का वो ज्यादा है, तो इसलिए E2B का मैग्नीट्यूड कम होगा और E1B का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट B जो होगा वो टुवर्ड्स आई मीन अवे फ्रॉम Q1 होगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो आपको पता है, तो अभी हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन में सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो E1, सॉरी मैं बार बार गलती कर देता हूँ, हाँ हाँ ठीक है, E1B कितना होगा,
1/4πε0 Q1 बाई R1 स्क्वायर, और दूसरा वाला कितना होगा 1/4πε0 Q2 बाई R2 स्क्वायर। अब देखिए ये जो है वो निगेटिव हो जाएगा, एक्चुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ठीक, तो इसको हम लोग Q1 और Q2 तो बराबर ही है, तो वो बाहर हम लोग ले सकते हैं, तो इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इधर ही रह जाएगा, 1/R1 स्क्वायर माइनस 1/R2 स्क्वायर। ठीक है, R2 जो था 0.15 था, तो मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 और Q2 बराबर है, तो मैं इसको Q ही लिख दे रहा हूँ, जहां आपको Q पता है कि किसी भी एक चार्ज का मतलब 10⁻⁻8 कूलम, और ये हो जाएगा कितना R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, यही है ना। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q R2 माइनस R1 प्लस R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज आप डाल दीजिए, ये 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q है 10⁻⁻8 इंटू R2 माइनस R1, तो R2 कितना है 0.15। R2 कौन सा डिस्टेंस है, R2 ये वाला डिस्टेंस है आपका, तो 0.15 माइनस 0.05, तो ये कितना आ जाएगा 0.1, तो ये 0.1 इंटू ये R2 प्लस R1, तो R2 प्लस R2 प्लस R1, तो R2 प्लस R2 कितना है, ये वाला डिस्टेंस है 0.15, और ये प्लस में 0.05 है, तो ये हो जाएगा 0.2, है ना, इंटू 0.2। मैं सही कर रहा हूँ ना, सही ही होगा, है ना। R2 स्क्वायर, R2 कितना था 0.15, 0.15 का स्क्वायर इंटू 0.15, और R1 स्क्वायर, R1 कितना है 0.05, तो 0.05 इंटू 0.05, ये आ गया। इसको कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपका पॉइंट बी पे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा, और डायरेक्शन ऑफ कोर्स इसका इस तरफ है ना। अब पॉइंट सी देखते हैं। अब पॉइंट सी जो है ये देखिए, ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, प्रॉब्लम में देखिए, ये देखिए, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये वाला पूरा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि ये भी साइड 0.1 है, ये भी साइड 0.1 है, और ये साइड तो 0.1 है ही, है ना, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब देखिए यहाँ पे, ये मैं क्यों कह रहा हूँ समझाता हूँ आपको। चलिए, हमको यहाँ पे प्लस Q1 है, यहाँ पे माइनस Q2 है, ठीक है, Q1 Q2 बराबर ही है मैग्नीट्यूड में। अब ये पॉइंट C है, तो Q1 के कारण जो फोर्स हो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि E1C ये होगा, है ना, और Q2 के कारण जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना, तो ये आ जाएगा आपका E2C। ठीक, इसीलिए, और याद कीजिए जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें ये वाला एंगल कितना होगा, याद करके बताइएगा मुझे कितना होगा। ठीक है, तो जो भी होगा आप जानते होंगे, ये 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है, तीनों 60 डिग्री यदि है, मतलब ये, तो ये जो टोटल लाइन है, ये टोटल एंगल 180 डिग्री है, जिसमें से इतना पार्ट जो है वो 60 डिग्री है, तो इतना पार्ट कितना होगा 120 डिग्री, है ना, तो 120 डिग्री जो है, तो आपका नेट
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ईसी जो होगा वो यहाँ होगा, ईसी होगा वो एग्जैक्टली इतने यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनेगा, ये इसके एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जाएगा, है ना। तो ये डायरेक्शन तो आपको पता चल गया, मैग्नीट्यूड आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये 0.1 मीटर है, ये डिस्टेंस 0.1 मीटर है, ये R2 है और ये R1, ठीक है। तो आप लगा लीजिए क्या होगा मैग्नीट्यूड। तो E1 E1C, है ना। और देखिए जो इस पैरेललोग्राम लॉ से आप निकाल सकते हैं, है ना। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 और कॉस का उसके बीच का एंगल, ठीक है। तो वो आप निकाल सकते हैं। तो मैं E1C और E2C लिख देता हूँ, आप पैरेललोग्राम लॉ से उसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो E1C कितना होगा, 1/4πε0 Q1 बाई 0.1 स्क्वायर, और E2C ये कितना होगा 1/4πε0 Q2 बाई ये भी 0.1 का स्क्वायर। और आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री है। तो EC हो जाएगा E1C स्क्वायर प्लस E2C स्क्वायर प्लस 2E1C E2C कॉस थीटा। जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। एक आध हमने न्यूमेरिकल भी देखा है, तो आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और आगे चल के हम लोग और भी प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व करेंगे, और आगे कंसेप्ट हम लोग पढ़ते रहेंगे। आप इस चैनल पे बने रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और हम लोग फिजिक्स को और मैथमेटिक्स को क्लास 11th और 12th की मैं वीडियो जो है रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो आप इन वीडियोस से बेनिफिट लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपनी प्रैक्टिस भी अवश्य कीजिए। आप अपने घर पे अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू कि आपने इस वीडियो को देखा। Please subscribe the channel, like the video, share the video, and goodbye and good luck and take care.